दोस्तों नमस्कार। भारत की अर्थव्यवस्था संकट में है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब इस पर चर्चा होने लगी है कि आखिर क्या वजह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 12 सालों में इस स्थिति में आ गई कि रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रहा और अब आशंका यह जताई जा रही है कि वह $1 के मुकाबले 100 रुपए पर पहुंच जाएगा। उधर विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालते चले जा रहे हैं। शेयर मार्केट कभी गिरता है तो कभी उठता है, लेकिन जितना गिर चुका है अब उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रहा है। इसके अलावा निर्यात घट गया है, आयात बढ़ गया है, आयात पर निर्भरता अधिक हो गई है। कई चीजों में जिसमें पहले कम आयात होता था वो वस्तुएं अब ज्यादा आयात की जा रही हैं। जो वस्तुएं पहले ज्यादा निर्यात की जाती थी वह भी अब निर्यात नहीं हो पा रही हैं। ये सब कुछ हुआ तो क्यों हुआ? पिछले 12 सालों में केंद्र में भाजपा की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भाजपा राज्यों में चुनाव जीतती रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था नहीं संभाल पाई। हालांकि वह कहती रही कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन असल में देश में असमानता और गरीबी के साथ बेरोजगारी बढ़ती रही। प्रति व्यक्ति आय में असमानता ज्यादा रही। शेयर बाजार की मजबूती दिखाकर अर्थव्यवस्था का गुब्बारा उड़ाया गया, दिखाया गया, लेकिन अब उसकी हवा निकल चुकी है। गुब्बारा एक तरीके से फूट चुका है। विदेशी निवेशक भाग रहे हैं, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया है, भुगतान संतुलन गड़बड़ा गया है और इस सब के लिए ईरान युद्ध को बताया जा रहा है, लेकिन असली वजह कुछ और ही है। साल 2014 से 2026 तक खूब नारे गढ़े गए। गुजरात मॉडल अच्छे दिन से शुरू होकर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और विश्व गुरु तक नारा पहुंच गया। समय समय पर नारे बदलते गए, लेकिन चेहरा केवल नरेंद्र मोदी ही बने रहे। चंदे से मिले धन से चुनाव जीते गए। राज्य से लेकर जिले तक में आलीशान दफ्तर बनते रहे भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के। नहीं बनी तो वह नीति जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती। असर असम और पश्चिम बंगाल चुनाव के समय भी नारे गूंज रहे थे। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा था। विदेशी निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकाल कर चले जा रहे थे, लेकिन तब कहा गया सब ठीक है। खूब पैसा खर्च किया गया इस चुनाव में और भाजपा चुनाव जीत गई। दोनों ही राज्यों पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की सरकार बनी। हालांकि केरलम और तमिलनाडु में नहीं बनी और उधर पुडुचेरी में गठबंधन सरकार बनी भाजपा की। सरकार बनते ही पीएम मोदी को याद आया कि ईरान युद्ध चल रहा है, डॉलर को बचाना है। एक रैली में अपील कर दी कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, गाड़ी मत चलाओ, डीजल पेट्रोल कम खर्च करो, विदेश मत जाओ, घूमने मत जाओ, खर्च कम करो। ईरान युद्ध की वजह से अर्थव्यवस्था पर संकट है, डॉलर को बचाना है। पर क्या यही असली कारण है? रुपया तो पिछले 12 सालों से लगातार कमजोर होता जा रहा है। आयात ज्यादा और निर्यात कम होने से भुगतान संतुलन भी बिगड़ा हुआ था और बिगड़ता ही जा रहा था। सरकार बार बार दोहराती है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, मगर जीडीपी के कुल आकार का आंकड़ा ये जो पेश किया जाता है, ये जीडीपी के कुल आकार का आंकड़ा होता है। 140 करोड़ की आबादी को जब इस जीडीपी से बांटा जाता है तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत दुनिया में 140वें नंबर के आसपास खड़ा दिखाई देता है। जीडीपी के मामले में फिलहाल भारत की स्थिति छठे स्थान की है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में
140वें स्थान पर है, ये भी फिलहाल गिर गया होगा। इस बीच बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देश कई पैमानों पर भारत से आगे निकल गए। हम हैं कि ढोल पीटते रहे, अभी भी पीट ही रहे हैं। मरीज में रोग की वजह जानने के बाद ही उसका इलाज हो सकता है और किया जाता है। यह रोग कैसे हुआ और क्या है, इसे जाने बिना ही इलाज किया जा रहा है। ये हमारी सरकार अर्थव्यवस्था के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, तो जाहिर है कि ऐसे में मरीज का मरना या उसे लंबे समय तक बीमार रहना ही तय है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि भारत के 1% अमीरों के पास 40% से ज्यादा दौलत है। 1% के पास 40% से ज्यादा दौलत है और नीचे के 50% आबादी के पास सिर्फ 3% दौलत है। ये असमानता जमीन और आसमान की दिखती है और है भी। इसका मतलब है कि देश में असमानता, गरीबी और बेरोजगारी तीनों बढ़ी हैं। सरकार ने अपने आंकड़ों में इन तीनों को ही कम कर दिया। जैसे मिठाई पर चांदी की वर्क लगाई जाती है और उसे सुंदर बना के पेश किया जाता है, वैसे सरकार ने विकास दर पर चांदी का वर्क लगा दिया और उसे सुंदर तरीके से पेश किया। CMII के डेटा के मुताबिक युवा बेरोजगारी 20% के पार रही। नोटबंदी, जीएसटी और कोविड के बाद असंगठित क्षेत्र, एमएसएमई और किसान की कमर टूट गई। सरकारी आंकड़ों में गरीबी घटी पर हकीकत में थाली महंगी हुई और नौकरी घट गई। तो इस तरह जो बताया गया हकीकत में वैसा रहा नहीं। कुछ लोगों का भला जरूर हुआ, लेकिन अधिक लोग ऐसी चपेट में आए कि उन पर गहरी मार पड़ी। इस बीच सेंसेक्स 80,000 के पार चला गया। निफ्टी नई ऊंचाई पर पहुंच गया। इसे भारत की ग्रोथ स्टोरी कहा गया, विकास की कहानी बताया गया। जानकार बताते हैं कि शेयर बाजार का उछाल घरेलू रिटेल निवेशकों के पैसों से आया था, यानी कि घरेलू निवेशक उसमें पैसे लगा रहे थे, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में उछाल आया था। और जानकार ये भी कहते हैं कि इसी वजह से विदेशी निवेशक शेयर मार्केट से अपने पैसे निकालने भी लगे, कि उन्हें लगा कि अब भारत की अर्थव्यवस्था में वैसी मजबूती नहीं रह गई है, ना वो वैसा विकास करने वाली है। तो ग्रोथ स्टोरी की हकीकत ये रही, इससे शेयर बाजार का उछाल घरेलू रिटेल निवेशकों के पैसों से जो आया था, इससे कंपनी के मुनाफे बढ़े लेकिन नौकरी नहीं बढ़ी। वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन इतना महंगा हो गया कि विदेशी निवेशक पैसा निकालकर भागते रहे। 2024-25 में एफआईआई ने रिकॉर्ड बिकवा ली। विदेशी निवेशकों ने खूब पैसे निकाले, शेयर बाजार का एकदम गुब्बारा फूलता रहा, लेकिन असली इकोनॉमी की हवा निकलती रही, क्योंकि शेयर बाजार अर्थव्यवस्था होता नहीं है। यह एक तरह का जुआ घर है। यहाँ पर लगा धन कागजों में बढ़ता है और घटता है। उत्पादन नहीं होता है, बिना उत्पादन हुए उपभोग नहीं होता है, और बिना उपभोग के उत्पादन नहीं हो सकता है, ना बढ़ सकता है। इस तरह आर्थिकी का पूरा चक्र बिगड़ जाता है और यही हुआ भी इस दौरान। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 96 रुपए पर है। साल 2014 में एक डॉलर के मुकाबले रुपया 98 से 60 रुपए पर हुआ करता था। 12 साल में करीब 60% की गिरावट आई है रुपए में। डॉलर के मुकाबले 60% गिरा 12 सालों में। ये वही सरकार है जो मनमोहन सिंह की सरकार के समय रुपया गिरने पर कहते थे कि इससे देश की साख गिर रही है, और ऐसे कहने वाले व्यक्ति के प्रधानमंत्री रहते हुए रुपए की साख गिरती रही और वह उसे बचा नहीं पाए। 12 साल में 60% की गिरावट। फॉरेन रिजर्व 700 मिलियन डॉलर है, पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को हर हफ्ते डॉलर बेचकर रुपया संभालना पड़ रहा है।
चालू खाता बढ़ रहा है, पूंजी बाहर जा रही है, क्योंकि दुनिया का पैसा अब अमेरिका के एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लग रहा है, सेमीकंडक्टर, बायोटेक में लग रहा है। भारत को फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में छोटा खिलाड़ी माना जाता है, इसलिए यहाँ पे विदेशी निवेशक निवेश नहीं कर रहे हैं और अपने देश के भी पैसे वाले पूंजीपति इस क्षेत्र में निवेश नहीं कर रहे हैं, जबकि भविष्य इसी क्षेत्र का है। भारत ने एआई और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में प्रयास शुरू किए हैं, लेकिन देरी हो चुकी है। समय रहते सही कदम नहीं उठाया गया। सरकार की पूरी नीति दो चार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की रही है। ये लोग सरकार से लाभ लेकर अपनी पूंजी बढ़ाते रहे, लेकिन देश में रोजगार नहीं पैदा कर पाए। असमानता को दूर करने के बजाय उसकी खाई को और गहरा चौड़ा ही किया। यही लोग अब अमेरिका सहित कई देशों में अरबों रुपए, अरबों डॉलर का निवेश करने वाले हैं। देश से कमाया हुआ धन विदेश में ले जा करके लगाएंगे। इससे डॉलर पर प्रभाव पड़ेगा ही, रुपया डॉलर के मुकाबले और कमजोर होगा और देश में रोजगार की भी कमी होगी। ऐसे में कोई विदेशी हमारे देश में क्यों रुकना चाहेगा और क्यों रुकेगा। जाहिर है कि ईरान युद्ध महज एक बहाना है। जो संकट है वह नीतिगत नाकामी है। कच्चे तेल का दाम 100 डॉलर, 110 डॉलर हुआ तो कहा गया कि युद्ध की वजह से रुपया गिरा, पर रुपया पिछले 10 साल से 12 साल से गिर रहा है। 2013 में $1 58 में मिल जाता था, 96 में भी $1 नहीं मिल पा रहा है। युद्ध ना होता तो भी विदेशी निवेशक भाग ही रहे थे, व्यापार घाटा बढ़ ही रहा था, मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी जीडीपी में घट रही थी लगातार। जाहिर है कि तेल का बहाना देकर नीतिगत नाकामी छुपाई जा रही है। असली कारणों को अभी भी नहीं खोजा जा रहा, न ढूंढा जा रहा, न उस पर काम किया जा रहा है। भाजपा की मोदी सरकार ने बीते 12 सालों में चुनाव नीति तो बनाई, लेकिन आर्थिक नीति नहीं बना पाई, और जो आर्थिक नीति बनाई वह कुछ लोगों का भला करने वाली रही और उससे अधिकतर लोग उसके दायरे से बाहर हो गए। धार्मिक कट्टरता को बढ़ाकर समाज में विभाजन और नफरत फैलाकर चंदे से मिले धन से भाजपा चुनाव दर चुनाव जीतती रही, लेकिन समाज में बेरोजगारी, गरीबी, असमानता लगातार बढ़ती रही। इसे ढकने के लिए वह झूठे आंकड़े पेश करती रही। जीडीपी का साइज बढ़ जरूर गया, लेकिन आम आदमी की थाली छोटी हो गई। शेयर बाजार की चमक में बेरोजगारों का अंधेरा छुपाया गया। शेयर बाजार की चमक में बेरोजगारी का अंधेरा छुपाया गया। अब जब विदेशी निवेशक भाग रहे हैं, रुपया टूट रहा है, तो हकीकत सामने आ गई है। गुब्बारे की हवा निकल गई है। जिस नीति से चुनाव जीते गए, उसी की वजह से अर्थव्यवस्था बेहाल हो गई है। एक तरह से मोदी सरकार की सफलता में उसकी असफलता छिपी हुई है, निहित है या दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार शायद इसे देखना नहीं चाहती है, न ही इस पर विचार करना चाहती है। आगे उसकी जो नीति या रणनीति है वो कैसी होगी, वो देखने वाली होगी। कम खर्च की प्रधानमंत्री की अपील भी अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित होने वाली है। इस पर अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों को शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।